जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम लेके आए हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल। इसके पहले हमने आप सभी को एल्डिहाइड कीटोन तक संपूर्ण लेसन को कंप्लीट कर दिया गया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसने देखा ना हो वो आप देख भी सकते हैं, पढ़ा ना हो समझ सकते हैं। तो आज हम कक्षा 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का कार्बोक्जिलिक अम्ल यानी एल्डिहाइड कीटोन के अगले टॉपिक यानी कार्बोक्जिलिक अम्ल के बारे में चलते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे फंक्शन ग्रुप के बारे में, इसके बारे में कि कार्बोक्जिलिक अम्ल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है, पहले तो बात जाने कार्बोक्जिलिक अम्ल ही क्या कहलाते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोक्जिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो सीधी बात जानेंगे आप कि कार्बोक्जिलिक अम्ल वे कहलाते हैं, मैं यहाँ थोड़ा लिख रहा हूँ कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें COOH समूह हो। समझ रहे बात को मेरी, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें COOH समूह हो। और हाइड्रोकार्बन के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, और एक हाइड्रोकार्बन लेसन की मैंने भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते क्या हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, COOH समूह हो यानी उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना हुआ यौगिक होगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी वे यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जिन हाइड्रोकार्बन में COOH होगा वे सभी यौगिक कार्बोक्जिलिक अम्ल कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब सेकंड बात आप देखते होंगे कि हमने यदि कह दिया कि COOH समूह बनता किससे, इसकी उत्पत्ति किस समूह से हुई, किन किन समूह से मिलने से हुई है, कैसे हमें पता चलेगा। तो आप जानते हैं, आप समझ रहे होंगे कि COOH यानी कार्बोक्जिलिक एसिड यानी फंक्शन ग्रुप की उत्पत्ति कार्बोनिल समूह CO, ये कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह। आपको मैंने पढ़ाया है, आपकी लेसन में है, जब एल्डिहाइड कीटोन का पहला लेक्चर देखेंगे आप वहाँ पता चल जाएगा कार्बोनिल समूह क्या है। तो कार्बोक्जिलिक यानी COOH समूह किन किन चीजों में मिलकर बना होता है, CO यानी कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल समूह से मिलकर ही क्या बना होता है, COOH समूह बना होता है। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें COOH समूह हो कार्बोक्जिलिक अम्ल कहलाते हैं। लेकिन COOH बना किन किन कंपाउंडों से होता है, किन किन फंक्शन ग्रुप से बना होता है, तो कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह, इन दोनों से मिलकर ही क्या बना होता है, COOH समूह। यानी यदि संरचना देखा है हम, तो संरचना COOH की कैसी होती है, कैसी होती है, देखो COOH की संरचना होती है C कि बैलेंसी कितनी होती है, चारों बैलेंसी हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। इसकी संरचना बना रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूं, ठीक। तो क्या है, इसके साथ CO और OH से मिलकर, देखो कार्बोनिल समूह CO और OH से मिलकर बना है, तो OH लगा दो, लो यहाँ। अब क्या बचा, CO, तो C तो है ही, डबल बॉन्ड लगाना है, तो यहाँ का क्या करें, इसका डबल बॉन्ड रख के हमने यहाँ लगा दिया, इसके लगा दिया O, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्जिलिक समूह यानी COOH की संरचना। कंप्लीट बात हो गई, COOH की संरचना। अब COOH समूह की संरचना आप देख रहे होंगे, तो ये कंप्लीट हो गई, इससे मिलकर ये बना है। अब कार्बोक्जिलिक अम्ल आप समझ में आ चुका होगा, कहलाता क्या है, COOH समूह किसे कहते हैं, समझ में आ चुका है, किन किन से मिलकर बना है, कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बना है, संरचना हमने आपको दिखा दी। तो कंप्लीट बात हो चुकी है, ध्यान दें। अब ध्यान दें आगे,
कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जानकारी है इसी की, तो आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, यानी इसके जो संरचना सूत्र था C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसकी एक बैलेंसी यहाँ दर्शाई थी। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इन्हें यदि हम जो हाइड्रोकार्बन, हमने एक मेथेन अणु लिया CHO, ये क्या हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना हाइड्रोकार्बन। इनसे क्या करें, यदि एक हम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, यहाँ क्या बचेगा CH3, बचेगा नहीं बचेगा। और ऐड क्या कर दें, ऐड यदि हम COOH समूह कर दें, इसकी बैलेंस ही दर्शा रहा है। यदि ऐड हम क्या कर दें COOH समूह, और एक अलग किया और C डबल लगा तो यहाँ लग गया COOH, तो क्या बन गया एसिटिक अम्ल, मैथेन से एसिटिक। एक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे और COOH का एक अणु जोड़ देंगे, समान संख्या में हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करें और समान संख्या में COOH समूह जोड़ेंगे, तो जो यौगिक बनेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। इसलिए ही हाइड्रोकार्बन के जितने भी व्युत्पन्न यौगिक होते हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह वाले, वे सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी इन्हीं से बनाया जा सकता है इनको। तो एक बात आपको भी समझ में आ गई। सेकेंड बात, अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का थोड़ा वर्गीकरण देखें हम। क्या देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण जो होगा वो किसके आधार पर होगा, वो होगा COOH समूह की संख्या के आधार पर। यानी जिसमें COOH समूह जितने लगे होंगे वह उतना ही कार्बोक्सिलिक कहलाएगा। यानी यदि किसी में एक COOH लगा तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी में दो लगी तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी में दो से अधिक लगी तो पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल। कंप्लीट बात हो गई। यानी ये तीन लगे तो ट्राई बोल सकते, तीन से अधिक लगे तो पॉली बोल सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण तीन प्रकार से, एक तो होगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, सीधा मैं लिख रहा हूं जी, उसमें जल्दी लिख जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा होता है पॉली, ट्राई भी कर सकते हैं, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन प्रकार के, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसके आधार पर, बेसिस ऑफ COOH समूह संख्या, यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शन की संख्या के आधार पर है। कौन कौन है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली कार्बोक्सिलिक। मोनो का मतलब ही होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और पॉली का मतलब होता है दो से अधिक। पॉली का मतलब क्या होता है, दो से अधिक। अब दो से अधिक जिसकी संख्या होती है वो पॉली में आती है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें कार्बोक्सिलिक क्या हो, एक हो। कार्बोक्सिलिक क्या मतलब, COOH, यानी जैसे हम लिख दें CH3COOH, ये क्या है, मोनो। क्यों, क्योंकि मोनो का मतलब ही और कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH, सीधे समझने के लिए। तो क्या हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक। ऐसे बात हो रही है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई का मतलब होता है दो, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH। तो देखो हम लिख सकते हैं CH2COOH, और यहाँ लगा दें CH2COOH। तो दो का इसका नाम भी हम यहाँ लिखा दे रहे, इसका नाम होता है सक्सीनिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, सक्सीनिक अम्ल। ठीक है, लेकिन पॉली का मतलब होता है दो से अधिक, लेकिन क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दो से अधिक के लिए हमें ध्यान दें, क्या लिखे, इसका नाम क्लियर है, एसिडिक अम्ल है, ये हमें पढ़ना भी है, फॉर्मिक अम्ल भी पढ़ना है। ठीक है, पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या नाम लिखे हम, देखो पॉली का लिख सकते हैं, पॉली में देखो एक फॉर्मूला है CH2 हो गया, COOH, यहाँ CH, यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह भी आ जाता है बीच में, और COOH, यहाँ पे लगाया हमने CH2COOH। अब ध्यान दे, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कितने कार्बोक्सिलिक, तीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब तीन हो गए तो इसको क्या बोला जाता है, पॉली कार्बोक्सिलिक, मतलब COOH समूह की संख्या कितनी ज्यादा है तो इनको बोलेंगे इसका नाम होता है टार्टरिक अम्ल। इसका नाम होता है टार्टरिक सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल।
ठीक है, इसका नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल, इसका सक्सिनिक अम्ल। कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन आपका। अब यानी क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। सेकेंड बात आगे देखें, वीडियो को पॉज करके आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी चीजें हैं आपके पढ़ाई के आधार पर, बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम देना हो आपको जरूरी, केमिस्ट्री तो एक ऐसी चीज है वो जरूरी होती है। सेकेंड ध्यान दें, कार्बोनिक अम्ल क्लासिफिकेशन हो गया। देखो सीधी बात जाने, हमारी सिलेबस है, उस सिलेबस में है पढ़ना क्या है, सिलेबस में पढ़ना है मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक का था एक हो, एक क्या हो, कार्बोक्सिल मतलब CH3COOH। देखो एक ही है, या HCOOH, कितना है COOH, एक है। तो जी दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक का। देखो मोनोकार्बोक्सिलिक मैंने क्यों लिखा, आप वहां समझ में, इसका लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, वसा अम्ल, यानी फैटी एसिड। क्या है मतलब, यानी जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनको वसा अम्ल यानी फैटी एसिड कहते हैं। कंप्लीट बात हो चुकी है, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड कहते हैं, यानी वसा अम्ल कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं ये भी पता हो हमको, कहने इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का जो यौगिक होते हैं, या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को सबसे पहले जिससे प्राप्त किया गया था, यानी इनकी उच्च अणु जो है, जैसे कि C15H31COOH, ये क्या है, पामीटिक अम्ल। समझ रहे बात को, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं, वसा अम्ल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के पामीटिक अम्ल को सबसे पहला सदस्य, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य, सबसे पहले इसी को प्राप्त किया गया था। तो जो पामीटिक अम्ल है इसको सर्वप्रथम, यानी पामीटिक अम्ल को सर्वप्रथम वसा से ही प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था, वसा से। एक होता है स्टीयरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। क्या होता है, स्टीयरिक अम्ल, वो भी इसका सदस्य है, जिसका फॉर्मूला क्या है, स्टीयरिक अम्ल का C17H35COOH, स्टीयरिक अम्ल। तो मोनोकार्बोक्सिलिक को वसा अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य पामीटिक अम्ल को सबसे पहले वसा से ही प्राप्त किया गया था, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक को वसा अम्ल कहते हैं। कम बात हो गई। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रथम सदस्य पामीटिक अम्ल को वसा से ही प्राप्त किया गया था, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक को वसा अम्ल कहा जाता है। कम बात हो गई। आगे ध्यान दें, ये सब छोटी छोटी चीजें थी। आप इसका थोड़ा नोमेनकल्चर और देख लें, नामकरण में से आपको 3 लेक्चर बना चुका हूं नामकरण के, यानी आईयूपीएसी नेम के। नामकरण में ध्यान दें, नोमेनकल्चर में आईयूपीएसी में क्या है, इसके देखो, इसका जो अनुलग्न लगता है, हमें बता देता हूं थोड़ा सा, लड़ना आपको वैसे ही सब कुछ है। अनुलग्न क्या लगता है इसका, O1 अम्ल, O1 अम्ल, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक थी दिया आपको HCOOH, कहाँ बनाइए, देखो एक कार्बन है तो मैथ तो लगना ही सर है, और कोई भी यौगिक को मैं आपको कई देर समझा चुका हूँ, एल्केन श्रेणी का ही अभी बताया था। हाइड्रोकार्बन का एल्केन का होता है, तो मैथ है, मैथ और यौगिक एल्केन श्रेणी का, सो एन लगा दीजिए, मैथ धन एन, और COOH का लगता है क्या, OH, तो इसमें OH जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, OH। इसका नाम क्या बना, मैथेनोइक, पूरा जोड़ दीजिए, क्या होगा, मैथेनोइक। कंप्लीट जी, मैथेनोइक अम्ल कहलाता है। आगे देख लीजिए, लिख दिया हमने CH3COOH। कार्बन कितना, 1 2, 2 कार्बन का बोलते क्या है, एथ। सिंगल बॉन्ड इन के रूप में लेंगे एथीन, और COOH का लगाएंगे OH, तो एथेनोइक। समझ में आ रही बात को। और ले लीजिए आप CH3COOH, आप बना के देना मुझे, ठीक है। और दे दूं CH3CH2COOH, 2 बनाए आपको। 1 मिनट रुके, और
ठीक है, ये बनाएंगे आप खुद। आगे देखें, सिखा दिए हैं मैंने क्योंकि, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, आगे इनका नामकरण हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, हम इतनी चीज़ें अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मस्तिष्क में कुछ चीज़ें जो थी बैठ चुकी हैं। अब मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल बनाने की कुछ विधियां सीखेंगे, यानी मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल बनाने की विधियां क्या हैं। तो मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल देखो बनाने की विधियां में चल रहा है, तो ध्यान देना, कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र क्या है, COOH। लेकिन हम इसके आगे क्या करेंगे, R ग्रुप लगा दें, यानी एल्किल ग्रुप। अभी तक सब समझ चुके होंगे, इतना लेसन पढ़ाया मैंने। तो क्या होगा, RCOOH ओनली क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल। अगर अलग कर दिया तो मोनो थोड़ी कहलाएगा, एल्किल के रूप में बनाएंगे उसको नहीं सदस्य। तो यानी जो सदस्य बनाएंगे हम, वो सदस्य हम RCOOH का ही सदस्य बनाएंगे, जहां पर R एक एल्किल समूह होगा। एल्किल समूह होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, साथ में R एल्किल समूह, R की जगह पर हाइड्रोजन परमाणु एंड एल्किल ग्रुप रख भी सकते हैं, ठीक है, रख सकते क्यों, रखते ही भी हैं। तो बनाने की विधियां देखें, बनाने की विधियां थोड़ा समझेंगे ध्यान से, बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां में हमारी बात समझेंगे, क्या होगा, पहला तो पॉइंट हम करेंगे, यहां पॉइंट करते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, आप इस आराम से बना सकते हैं इसको, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी बाई। कब, अब प्राथमिक एल्कोहल का कहा, यानी एल्कोहल वाला लेसन पढ़ाया मैंने, आप समझते होंगे इस बात को। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है यानी वे एल्कोहल जिनका सामान्य फॉर्मूला CH2OH हो, वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। लेकिन अब हमें बनाना तो R की ग्रुप में, तो अभी हमने R तो लिया ही नहीं, एल्किल फॉर्म में बनाएंगे पहले तो वो टॉपिक में। तो यहाँ क्या करेंगे, हम R ग्रुप रख लिया, तो क्या होगा जी, प्राइमरी एल्कोहल है प्राथमिक। अब प्राथमिक एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण लिया हमने, वो किससे ज्यादा कराएं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, कंप्लीट बात हो गई। इसका ऑक्सीकरण करा होगा तो क्या होगा, यहां से एक H, यहां से एक H, 2 H और एक ऑक्सीजन एक का निकाल देंगे H2, एक H का, एक H इसका, एक H का, H इसका, और यहाँ से ऑक्सीजन। तो देखो क्या बचा, R, यहाँ बचा C और एक H निकल गया, तो क्या बचा CH और एक O, क्योंकि एक OH निकला, बता क्या बना, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। समझ में आ रही मेरी बात को। अब पुनः एक बार और ऑक्सीकरण करा दें आप, तो क्या होगा, RCOOH, तो क्या बन गया, कार्बोक्जिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल बन चुका। बस यही हमको बनाना है। तो प्राथमिक एल्कोहल का बन गया था। एग्जाम्पल में देखो, R की जगह पर हम क्या रखते हैं, CH3 रखा, यहाँ पर CH2 लिया, जी OH जाता, वही ऑक्सीकरण फिर क्रिया, यहाँ का या चाहे निकाल दें, क्या बनेगा, CH3 CHO, क्या बना, CH3 COOH, क्या है, एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड। समझ में आ चुका है। और ये क्या है आपका, एथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, कंप्लीट हो गई। ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो R जगह पर आप C2H5 ले लीजिए, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है, अलग कर रहा हूं मैं। और यदि R की जगह पर अभी H अकेले लेंगे, तो देखो एक भी बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल और कर दें। R जगह पे क्या ले ले, H, तो H सिंगल वन CH2OH इक्वल, यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक H, एक यहाँ से एक H, एक यहाँ से, तो क्या होगा, H2 तो निकल ही जाना है, क्या बचा, HC और H, क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। अब E का एक ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल।
कंप्लीट होगी बात, ये फॉर्म में कम हो गया। ये जो आपके प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा लिख लेंगे आप। सेकेंड बात चलें, सेकेंड अभिक्रिया ध्यान दें, प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब देखें 1,1,1 3 देर 1 ट्राई, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। 1,1,1 ट्राई हैलोजन के व्युत्पन्न का जल अपघटन द्वारा, ठीक है। यानी 1,1,1 ट्राई हैलोजन के व्युत्पन्न का जल अपघटन, समझ में आ रही बात को। तो देखो 1,1 देखो हमने लिया एल्किल ग्रुप R, यहां पर लिया हमने कार्बन। अब एक ही कार्बन देगा तभी तो 1 बनाएंगे। अब ट्राई हैलोजन मतलब 3 ठैया हैलोजन ग्रुप बनेंगे, यानी एक एक्स और एक एक्स, 3 हैलोजन ग्रुप हो गए। अब इसकी क्या करेंगे का जल अपघटन द्वारा। अब जल अपघटन चाहे आप कि OH से कराइए या किसी से भी कराइए, बाकी मर्जी। तो ध्यान दें, एक के एक एक्स को ले जाएगा, इसी प्रकार एक के एक एक्स को, इसी प्रकार एक के एक एक्स को ले जाएगा, ले जाएंगे नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया 3kx। अब ये तीनों O ऐसे लगेंगे, यानी R सिंगल वन C OH और OH। बात समझ में आनी मेरी, आराम से समझा रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, एक कार्बन पर एक से अधिक संख्या में OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह नहीं लग सकते, हो ही नहीं सकते। यानी एक कार्बन पर एक से अधिक संख्या में OH यानी फंक्शन ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं हो सकते। यदि है तो वो अस्थायी यौगिक कहलाएगा। यदि हो अस्थायी यौगिक बन गया, क्योंकि एक प्रकार का आंसर होगा अस्थायी, और ये अस्थायी यौगिक जल अपघटित हो जाएगा और जल का अणु निकाल देगा, यानी क्या करेगा फिर जल का अणु निकाल देगा। तो यानी OH जल का अणु निकाल लेगा। क्या बचा R सिंगल बॉन्ड C और 2 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यही हो गया। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं RCOOH, बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। अब इसकी जगह पर कोई भी चीज रख लीजिए, CH3 रख लिया मैंने, C और X की जगह पर Cl यहाँ रखा, Cl यहाँ रखा, Cl यहाँ रखा। अब KOH है तो KOH 3 ले लीजिए KOH। अब से क्या होगा 3KCl, अब क्या हो जाएगा CH3 OH OH OH, वैसी प्रक्रिया कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा CH3COOH, ऐसे नहीं करना। कहने का तात्पर्य है आपको समझाने की, हमेशा ध्यान देना। आपको कहीं भी पोटेशियम यानी के दिखाई दे और वहाँ पर कहीं भी हैलोजन वाहक ग्रुप लगा हो ClFBrI, तो वहाँ पर समझ लीजिए के की क्रिया उस ClF से होगी, हमेशा ध्यान देना। और निकाल के रख लीजिए, कंप्लीट हो चुका। चलो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, लिखना है, समझना है इस चीज को। अब एल्किल साइनाइड के जल अपघटन ध्यान देगा, क्या देखना है एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, ठीक है। एल्किल साइनाइड का कहलाता है R, और साइनाइड मतलब C, और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो N, जिससे उसकी बैलेंस ही दिखाई दे। एल्किल R कहलाता है, साइनाइड मतलब CN। इसका हमने सबसे पहले जल अपघटन कराया, ठीक है। तो जल अपघटन कराने के बाद ध्यान दें, इसका जल अपघटन कराया तो क्या होगा, ध्यान दें। इस H2O को हम क्या लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं जल अपघटन में। तो क्या होगा R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दें, एक यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यानी यहां पर हम NH लिख दिए, चलो ठीक है, ठीक। RCNH लिख दिया,
CN लिख दिया। अब बचा क्या क्या, OH, तो क्या हो जाएगा ROH। इतनी बात समझ में आ चुकी मेरी। एल्किल साइनाइड का हो रहा है RCN। तो अब इतना होने के बाद ध्यान दें, एल्किल साइनाइड का अलग बटन है, तो एल्किल साइनाइड लिया हमने क्या, R और CN, तो क्या हो गया, एक H लग गया नाइट्रोजन के साथ, तो RCNHOH। लेकिन इतनी बात ध्यान देना भी क्या आया, बैलेंस ही पूरी नहीं हुई, तो कार्बन की संख्या बेनिफिट यहाँ लगा दी, नाइट्रोजन की पूरी नहीं हुई थी। अब इसका क्या करेंगे, एक बार और जलक गठन करा दें हम, H2O फिर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी कभी भी NH दिखाई दे तो पुनः जल से क्रिया करा देते हैं। तो NH क्रिया करेगा, क्या होगा, क्या होगा, यह H2 इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, NH3 निकाल देगा। क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। तो यही तो चाहिए हमें, RCOOH। बन चुका ना, ये कहलाता है एल्किल साइनाइड। उदाहरण में हम कोई भी चीज ले ले, R जगह पर रख लिया हमने CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HOH से समझा रहे थे हम आपको, इक्वल किया, क्या हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या हुआ NH और क्या हुआ OH। इसका वही जलक गठन कराया हमने H2O से, ये NH लेके चला गया इसके H2 से, तो NH3 तो निकाल ही देगा वो, और क्या होगा CH3COOH, जो बचा वो लिख दिया। तो जी बन गया एसिडिक अम्ल, यानी एल्किल साइनाइड के जलक गठन द्वारा। सिंपल है, बहुत तसल्ली से समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से। अब लिख लेंगे इसको लेकर, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दें, एस्टर की जलक गठन, ये तो आपने बहुत पढ़ा है एल्कोहल लेसन में। तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब एस्टर का जलक गठन होता है तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं, पढ़ा है आपने, सिंपल है। तो क्या होना है, मैंने भाषा क्या बोली, तनु H2SO उपस्थिति, लिख दो तनु, क्योंकि अब घटन होना है जलक का, तनु तो लगेगा ही, डाइल्यूट तो होगा ही। H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है RCOR। अब घटन होना है तो H2O से क्रिया करा दें, थोड़ा मैं दूर लिखूं इसको, तनु H2SO4। जलक गठन कराना है तो H2O को थोड़ा HOH के रूप में लिख दूं मैं। तो ध्यान देना, O और R इतना चला गया तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बना दिया इसने, प्लस क्या बचा RCOOH, ये क्या बना एल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये क्या है आपका एस्टर है। याद है ना आपको, कोई टेंशन की बात तो है ना। उदाहरण में क्या लेंगे, यहाँ पर ले लीजिए CH3 COO और इस R की जगह पर ले लीजिए C2H5, क्योंकि दो भिन्न भिन्न ले सकते हैं, समान भी ले सकते हैं। वही HOH ले लीजिए, जिससे क्या होगा H, तो क्या होगा C2H5OH। अब क्या हो जाए CH3COOH, लिख दीजिए CH3COOH। कंप्लीट बात हो गई, ये है एसिटिक अम्ल। तो जी क्या था, एस्टर के जलक गठन द्वारा, एस्टर जलक बना मेरा अम्ल। आगे देख लें थोड़ा, अब थोड़ा एस्टर के होने के बाद आप ध्यान दें, अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड के जलक गठन द्वारा। अम्ल हैलाइड का कैसा हो जाएगा, जैसे अम्ल का मतलब, अम्ल हैलाइड का आप जानते हैं RCOCl होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और Cl की जगह पर X करते हैं हम, तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल हैलाइड। क्या कहलाएगा, अम्ल हैलाइड। क्या कहलाएगा, अम्ल हैलाइड। इसका जलक गठन मतलब H2O को हम लिखते हैं HOH, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है, इतना निकाल देंगे HX, क्या बचा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। वही तो बात हो रही है, यहाँ पर लगा दें चाहे आप R, तो कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, RCOOH। उदाहरण में आप खुद लेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है।
आज हम से ले अम्ल हैलाइड के बाद क्या हो गया आपका दूसरा चीज ले गए अम्ल एमाइड ले रहे हैं। अम्ल एमाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक, तो अम्ल एमाइड का मतलब वैसे सेम R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, जल अपघटन वही बात है, HOH लिख लीजिए तो क्या होगा, यह H चला जाएगा, इसका बना देगा NH तो अलग हो जाएगा। क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, बना कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका भी R जगह पे आप CH3 यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? ये सब था आपकी नॉर्मल चीजें। थोड़ा इसी में और ध्यान दे दें, दिखाई तो दे रहा मार्कर कम इनकम्प्लीट पड़ रहे। ध्यान दें, जैसे कि एक हम ले रहे हैं एक उदाहरण, जैसे हमने लिया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, CH2 और एक COOH यहाँ लिख दिया हमने और एक COOH यहाँ लिख दिया। इसको बोलते हैं मैलोनिक अम्ल। मैलोनिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब मैलोनिक अम्ल को गर्म करते हैं तो कुछ नहीं होना, ध्यान दें, यहाँ से आप इतना पार्ट अलग कर दें जहाँ से मिले तो क्या निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो क्या बचा, जी जो H बचा वो H इसके साथ लगा दीजिए आप, तो क्या हो गया, CH3 हो गया ये। अब क्या बचा, जी बचा था तो जी इसके साथ लग जाएगा COOH हो गया ना, CH3 हो गया और COOH, तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया। अब इसका थोड़ा भौतिक गुण देख लें। क्या देख लें, भौतिक गुण, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भौतिक गुण में क्या होगा, नॉर्मली चीज ध्यान दें। पहला तो पॉइंट ध्यान देना, जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 तक, यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 का मतलब है कि जिन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन की संख्या यदि 1 है या 1 से 9 के बीच कितना भी है, वे सभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं, वे सभी रंगहीन द्रव होते, यानी जिनमें जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे जिनमें कार्बन की संख्या 1 होगी या 2 3 4 5 6 7 8 के मतलब 9 इनके बीच में होगी तो वे रंगहीन द्रव कहलाएंगे। जैसे जो है कार्बन और कार्बन के कार्बन हो गए 2, C2 2 है, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल COOH एक भी है, तो ये कैसा है, रंगहीन द्रव है। ये कैसा है, रंगहीन द्रव। अब लेकिन कार्बन 9 से आगे जितने भी होते हैं वे सभी रंगहीन मोम के समान ठोस होते। ठोस कैसे होते हैं, मोम के समान। मोम आप जानते हैं कितनी ठोस होती है, कितनी होती है, मोम के समान ठोस। ये ध्यान देना, मोम के समान ठोस होते हैं भी। अब सेकेंड बात और करूं, जिनके भौतिक अवस्था, अगर हम इनकी गंध की बात करते हैं, गंध कैसी है, ये तो भौतिक अवस्था हो इनकी। यदि गंध की बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वे सभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उन सभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में गंध जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। कितनी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी गंध सड़े मक्खन जैसी आती है, इतना ध्यान देना है। और थर्ड की यदि बात करें, जल में कैसे होते हैं, जल में विलेयता कम हो जाती है, इनकी विलेयता कम हो जाती। क्यों, कब हो जाती है, जल में तब होती है जब जैसी जैसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार बढ़ता जाएगा जल में विलेयता कम होती जाएगी। जैसे ही जैसे जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन ईथर और एल्कोहल में ये पूर्ण विलेय होते हैं। मस्तिष्क में बात डाल लें कि जल अणुभार बढ़ने से इनकी विलेयता कम हो जाती है, यानी जल में कम विलेय होते हैं लेकिन एल्कोहल और ईथर में अधिक विलेय होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का। फिर भी यदि आपको कोई भी शंका हो, एनी प्रॉब्लम, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी सदस्यता को अवश्य ग्रहण करें आप लोग, और जिससे हम भी कुछ वीडियो को आगे पहुंच सकें और लाभ मिल सके इन लोगों को। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।